नमस्कार। क्लियर कट में आज चर्चा आईडीबीआई बैंक की। सरकारी बैंक से प्राइवेट डील तक की सबसे लंबी कहानी। आईडीबीआई बैंक की कहानी फिर गर्म है। कई साल की कोशिश, कई बार की डेडलाइन, कई बार उम्मीद, कई बार सेटबैक और अब फाइनली आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस फिर क्लोजिंग टेबल पर आ गया है। डील की बेसिक पिक्चर देखिए। सरकार और एलआईसी मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.72% स्टेक बेच रहे हैं। इसमें सरकार का हिस्सा 30.48%, एलआईसी का हिस्सा 30.24% है। खरीदार फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, प्रेम वाटसा की कैनेडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी। कीमत करीब 81 रुपए प्रति शेयर। डील का आकार करीब 53,000 करोड़ यानी लगभग $5.5 बिलियन। अगर यह डील पूरी होती है तो यह इंडियन बैंकिंग इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में से एक होगी। लेकिन यह सिर्फ एक बैंक का स्टेक सेल नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जिसे कभी इंडिया की इंडस्ट्री बनाने के लिए खड़ा किया गया था। फिर वह खुद बैंकिंग क्राइसिस में फंस गया, फिर एलआईसी ने रेस्क्यू किया, फिर गवर्नमेंट ने कहा अब इसे प्राइवेट हाथों में देना है। फिर बायर आए, फिर वैल्यूएशन पर बाट अटकी, फिर डील ऑलमोस्ट टूट गई। अब वही डील फिर जिंदा हो गई। तो सवाल साफ है, आईडीबीआई बैंक में ऐसा क्या है कि बायर 53,000 करोड़ रुपए लगाने को तैयार है? अगर ऐसा कुछ है तो सरकार और एलआईसी अपना हिस्सा क्यों बेच रहे? पहले डील क्यों अटक गई थी, अब क्यों आगे बढ़ी? फेयरफैक्स को क्या मिलेगा? आईडीबीआई शेयर होल्डर्स के लिए इसका मतलब क्या है? क्या डिपॉजिटर्स पर कोई फर्क पड़ेगा? और क्या यह डील इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन का नया टेम्पलेट बन सकती है? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की। और आज कहानी सिर्फ किसने खरीदा की नहीं, आज कहानी है एक डेवलपमेंट बैंक की, एक बैड लोन क्राइसिस की, एक एलआईसी रेस्क्यू की, एक गवर्नमेंट एग्जिट की, एक फॉरेन बायर की और एक ऐसे बैंक की जिसकी बैलेंस शीट अब बायर के लिए फिर अट्रैक्टिव हो गई है। अब पहले आईडीबीआई को समझिए। बैंक नहीं, कभी इंडस्ट्री का इंजन था। आईडीबीआई की शुरुआत 1964 में हुई। पूरा नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उस समय इंडिया को फैक्ट्री चाहिए थी, स्टील चाहिए था, पावर चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस चाहिए था। कॉमर्शियल बैंक्स शॉर्ट टर्म मनी देते थे, लेकिन बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को लंबी सांस वाला पैसा चाहिए था। इसलिए आईडीबीआई को बनाया गया एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में। सरल भाषा में कहें तो आईडीबीआई कभी आम बैंक नहीं था। आईडीबीआई वह संस्था थी जो इंडिया की फैक्ट्रीज की पहली सांस बनती थी। किसी कंपनी को प्लांट लगाना हो, मशीन लानी हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाना हो तो आईडीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस फाइनेंसिंग देते थे। यानी आईडीबीआई का डीएनए रिटेल बैंकिंग से नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आया था। फिर 2004 में आईडीबीआई बैंकिंग कंपनी बना। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कॉमर्शियल बैंक बनने की यात्रा शुरू हुई। लेकिन यही ट्रांजिशन आसान नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री को फंडिंग देना और आम डिपॉजिटर को पैसा देना और उसे संभालना दो अलग खेल हैं। दरअसल प्रोजेक्ट फाइनेंस में लोन लंबा होता है, रिस्क बड़ा होता है, कैश फ्लो लेट आता है। अगर प्रोजेक्ट फंस गया तो बैंक की बैलेंस शीट पर गहरा घाव छोड़ जाता है। आईडीबीआई ने वही घाव देखे। दरअसल एक समय आया जब बैंक खुद आईसीयू में पहुंच गया। 2010 की बात है। 2010 के बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैड लोन की समस्या बढ़ने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अटके, पावर प्रोजेक्ट्स फंसे, स्टील साइकिल बिगड़ी, लार्ज कॉरपोरेट लोन स्ट्रेस हुए और आईडीबीआई बैंक इस स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा चोट खाने वाले बैंकों में रहा। आईडीबीआई का ग्रॉस एनपीए करीब 28% तक पहुंच गया। मतलब बैंक ने अगर 100 रुपए का लोन दिया तो उसमें 28 रुपए ऐसे थे जिनके डूबने का खतरा था। ये नॉर्मल बैंकिंग समस्या नहीं थी, ये बैलेंस शीट की बीमारी थी। बैंक को कैपिटल चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए और सबसे बढ़कर एक मजबूत हाथ चाहिए था। 2019 में एलआईसी ने आईडीबीआई में 51% कंट्रोलिंग स्टेक लिया।
एलआईसी ने पैसा डाला, गवर्नमेंट सपोर्ट रहा, आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को रेगुलेटरी पर्पस के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में रखा, लेकिन ओनरशिप का कैरेक्टर अलग था। एलआईसी और गवर्नमेंट मिलकर लगभग पूरा बैंक ओन कर रहे थे, यानी नाम का प्राइवेट बैंक था, कंट्रोल में एलआईसी और गवर्नमेंट खड़े थे। बैलेंस शीट रिपेयर मोड में थी, मार्केट में सवाल था, क्या यह बैंक फिर खड़ा हो पाएगा? यहीं से आईडीबीआई की दूसरी जिंदगी दरअसल शुरू हुई थी। बाजार की भाषा में आप टर्न अराउंड कह सकते हैं। जब बैड बैंक सेलेबल बैंक बना, नंबर्स देखिए कैसे बदले। वित्त वर्ष 2026 में आईडीबीआई बैंक का नेट प्रॉफिट करीब 9,513 करोड़ रुपए रहा। 2025 में यही प्रॉफिट करीब 7,515 करोड़ था, यानी फुल ईयर प्रॉफिट में करीब 27% की ग्रोथ। नेट एडवांसेस यानी जो बैंक ने कर्ज दिए, वित्त वर्ष 2026 के एंड में करीब 2.54 लाख करोड़, डिपॉजिट करीब 3.47 लाख करोड़, नेटवर्थ लगभग 55,749 करोड़। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.32% पर आ गए, नेट एनपीए 0.15% पर। प्रोविजन कवरेज रेशियो करीब करीब 99.39%। अब इसे जरा 2018 से कंपेयर करिए। 2018 में ग्रॉस एनपीए था 28%, 26 में 2.23%, नेट एनपीए तो उससे भी कम 0.15%। यानी बायर को अब वो वाला आईडीबीआई नहीं मिल रहा जो बैड लोन में डूबा था। बायर को अब एक क्लीन बैंक मिल रहा है, बैड लोन साफ है, कैपिटल मजबूत है, डिपॉजिट्स बड़े हैं, ब्रांच नेटवर्क मौजूद है, बैंकिंग लाइसेंस रेडी है, रिटेल और कॉर्पोरेट बुक अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट और एलआईसी एग्जिट करना चाहते हैं। यही आईडीबीआई की हिडन अट्रैक्शन भी है। बायर बैंक नहीं खरीद रहा, बायर एक रिपेयर्ड बैंकिंग प्लेटफॉर्म खरीद रहा है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही ने डील को और वेट दिया। ताजा क्वार्टर देखिए। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में आईडीबीआई बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट करीब 2,115 करोड़ रुपए रहा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो करीब 5%, नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 3,486 करोड़, ग्रोथ 10% से ज्यादा। नेट एडवांस करीब 2.59 लाख करोड़, ग्रोथ 22%, डिपॉजिट करीब 3.26 लाख करोड़, ग्रोथ करीब 10%। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो करीब 79.5% पर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.61% पर। नेट एनपीए 0.16%। कैपिटल एडुकेसी रेशियो 26.92%। कासा करीब करीब 43.64%। ये क्वार्टर बहुत शानदार नहीं था, लेकिन क्वालिटी सिग्नल देता है। लोन ग्रोथ तेज है, डिपॉजिट बेस बड़ा है, कैपिटल का कुशन बहुत स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी क्लीन है, नेट एनपीए नेग्लिजिबल है। एक बायर के लिए ये ड्रीम कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक को कैपिटल की भूख नहीं है, बैड लोन आग नहीं है, लाइसेंस ऑलरेडी है, नेटवर्क ऑलरेडी है, डिपॉजिट्स ऑलरेडी हैं, और ओनरशिप चेंज के बाद ग्रोथ पुश दिया जा सकता है। आईडीबीआई के लिए डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्न अराउंड हो चुका है। अब एक सवाल, क्या नया ओनर इस बैंक को सिर्फ स्टेबल रखेगा या इसे एग्रेसिवली ग्रो करेगा? डील की टाइमलाइन देखिए पहले, इससे आपको समझ आएगा कि आज हम इस क्लोजिंग टेबल पर आ गए। 4 साल की ये जो ट्रेन थी ये रुक रुक कर कैसे चली। 2021 में कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दिया। मई 2021 में कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। मतलब साफ था, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया आईडीबीआई बैंक में सिर्फ छोटा स्टेक सेल नहीं होगा, कंट्रोल भी जाएगा। ये बड़ा सिग्नल था क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ओन्ड बैंक में मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट बायर को देना आसान डिसीजन नहीं है। फिर 2022 आया, ईओआई आया। अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट और एलआईसी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया। ऑफर था कुल 60.72% स्टेक सेल का। गवर्नमेंट बेचेगी 30.48%, एलआईसी बेचेगी 30.24%। डील के बाद गवर्नमेंट के पास करीब 15% स्टेक बचेगा, एलआईसी के पास करीब 19% स्टेक बचेगा। यानी बायर को सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलना था। 2023 से 2025 के बीच में अप्रूवल्स, ड्यू डिलीजेंस, इंतजार, बैंकिंग डील में सिर्फ प्राइस नहीं चलता,
आरबीआई फिट एंड प्रॉपर चेक देता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होते हैं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है, ओनरशिप स्ट्रक्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल, एम्प्लॉयज़ की लाइबिलिटी, पेंशन और ग्रेचुटी ऑब्लिगेशन, पब्लिक शेयर होल्डर क्लासिफिकेशन, एलआईसी के रिक्लासिफिकेशन, सीसीआई के अप्रूवल, ओपन ऑफर रूल्स, हर स्टेप में समय लगा। फरवरी 2026 फाइनेंशियल बिड्स मंगाए गए। फेयरफैक्स, एमिरेट्स, एनबीडी और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे नाम रेस में आए। डील अब फाइनल फेज में दिखने लगी। मार्च 2026 डील अटक गई। यहीं ट्विस्ट आया। बिड गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन से कम रही। रिजर्व प्राइस का इशू आया। वैल्यूएशन गैप सामने आया। मार्केट में खबर चली कि प्रोसेस स्क्रैप हो सकता है। आईडीबीआई का शेयर गिर पड़ा। इन्वेस्टर घबरा गए। सरकार सोच रही थी बैंक साफ हो चुका है, कैपिटल मजबूत है, प्राइस बेहतर मिलना चाहिए। बायर सोच रहा था कंट्रोल के साथ लाइबिलिटीज भी आ रही हैं, इसलिए डिस्काउंट मिलना चाहिए। यही डील का असली कॉन्फ्लिक्ट था। सेलर कह रहा था ये क्लीन्ड अप बैंक है, बायर कह रहा था ये अभी भी कॉम्प्लिकेटेड बैंक है। जुलाई 2026 डील फिर से जिंदा हो गई। अब रिवाइज्ड बिड आई है। फेयरफैक्स ने ऑफर और ज्यादा एक तरीके से मीठा कर दिया। रिपोर्टेड प्राइस करीब 81 रुपए प्रति शेयर है। डील का साइज करीब 53,000 करोड़ रुपए है। गवर्नमेंट और एलआईसी के लिए बड़ी रिसिप्ट है ये। फेयरफैक्स के लिए बड़ा इंडियन बैंकिंग बैट है। यानी आईडीबीआई डील मरकर लौटी नहीं है, बल्कि डील नेगोशिएटिंग टेबल से उठी थी, दरवाजे के बाहर नहीं गई थी। अब ये 81 रुपए पर शेयर को बाजार कैसे पड़ रहा है? रिपोर्टेड प्राइस करीब 81 रुपए पर शेयर है। अब कैलकुलेशन समझिए। 60.72% स्टेक के लिए करीब 53,000 करोड़ का डील साइज। इससे आईडीबीआई की इंप्लाइड फुल इक्विटी वैल्यू करीब 87,000 करोड़ रुपए बनती है। वित्त वर्ष 2026 में नेट वर्थ करीब 55,749 करोड़ रुपए थी। मतलब डील वैल्यूएशन रफली 1.55 से 1.60 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास बैठती है। वित्त वर्ष 2026 में नेट प्रॉफिट 9,513 करोड़ था। मतलब प्राइस टू अर्निंग रफली 9 टाइम्स के आसपास रहता है। ये बहुत महंगा नहीं दिखता, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बायर सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक नहीं ले रहा, बायर कंट्रोल ले रहा है। कंट्रोल प्रीमियम होना चाहिए, लेकिन बायर को लेगेसी लायबिलिटी, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन रिस्क, ओपन ऑफर, रेगुलेटरी कंडीशंस और पॉसिबल मर्जर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसलिए मार्केट प्राइस और डील प्राइस में फर्क दिख सकता है। मार्केट ड्रीम खरीदता है, बायर ड्यू डिलीजेंस खरीदता है। मार्केट कहता है प्राइवेटाइजेशन प्रीमियम है, बायर पूछता है पेंशन लायबिलिटी कितनी है। मार्केट कहता है क्लीन बैलेंस शीट है, बायर पूछता है ग्रोथ कैपिटल कहां है। मार्केट कहता है बैंकिंग लाइसेंस साथ है, बायर पूछता है ब्रांच प्रोडक्टिविटी कितनी है। यही फर्क है शेयर मार्केट और कंट्रोल डील में। अब फेयरफैक्स क्यों इंटरेस्टेड है ये समझिए। फेयरफैक्स इंडिया पहले से इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में एक्टिव है। सीएसबी बैंक में फेयरफैक्स का बड़ा स्टेक है। इंडिया में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज प्ले फेयरफैक्स के लिए नया नहीं है। आईडीबीआई फेयरफैक्स को क्या देता है? पहला, बड़ा बैंकिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा, क्लीन एसेट क्वालिटी। तीसरा, स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस। चौथा, लार्ज डिपॉजिट फ्रेंचाइजी। पांचवा, मैनेजमेंट कंट्रोल। छठा, स्केल। सीएसबी बैंक छोटा फोकस्ड प्राइवेट बैंक है। आईडीबीआई ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर फेयरफैक्स को आईडीबीआई मिलता है तो यह इंडिया के बैंकिंग प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन यही जगह रेगुलेटर के लिए सवाल भी बनती है। फेयरफैक्स के पास सीएसबी बैंक स्टेक है, आईडीबीआई कंट्रोल मिलेगा, तो दो बैंक स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे? मर्जर कैसे होगा? आरबीआई कितना समय देगा? ब्रांड क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कैसे होगी? मैनेजमेंट टीम कौन बनाएगा? डील क्लोज होना फर्स्ट स्टेप है, रियल वर्क उसके बाद शुरू होगा। अब ये समझिए कि सरकार और एलआईसी क्यों बेच रहे हैं इसको। सरकार ने आईडीबीआई सेल 3 वजहों से की है जो इंपॉर्टेंट है। पहली वजह डिसइन्वेस्टमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट को एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा चाहिए। आईडीबीआई जैसी बड़ी सेल गवर्नमेंट रिसिप्ट को मजबूत करती है। 53,000 करोड़ रुपए का डील साइज स्मॉल नंबर नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी 30.48% स्टेक सेल से करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल सकते हैं। एलआईसी को अपनी 30.24% सेल से लगभग उतना ही अमाउंट मिल सकता है। दूसरी वजह रिफॉर्म का सिग्नल। इंडिया ने बहुत समय से बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात की है, लेकिन बात करना आसान है, एक्चुअल बैंक कंट्रोल सेल कठिन है। अगर आईडीबीआई सेल सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो मैसेज जाएगा गवर्नमेंट बैंकिंग में परमानेंट ओनर नहीं रहना चाहती। जहां पॉसिबल होगा वहां कैपिटल अनलॉक होगी। मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट बायर को दिया जा सकता है। बैंकिंग रिफॉर्म सिर्फ स्पीचेस में नहीं, डील्स में भी दिख सकते हैं।
तीसरी वजह LIC बैलेंस शीट। LIC ने IDBI को रेस्क्यू किया था, लेकिन LIC का कोर बिजनेस इंश्योरेंस है, बैंकिंग नहीं। अगर LIC स्टेक बेचकर पैसा निकालता है तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए इंटरेस्ट, कैपिटल एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के नजरिए से इंपॉर्टेंट होगा। LIC ने एक सिक बैंक को रेस्क्यू किया, बैंक रिपेयर्ड हुआ, अब LIC एग्जिट कर सकता है। ये रेस्क्यू टू एग्जिट मॉडल बन सकता है। अब इसके अंदर की कहानी समझिए कि डील में इतनी देर क्यों लगी। IDBI सेल कोई सामान्य नहीं थी, शेयर सेल नहीं थी, ये बैंक कंट्रोल की सेल थी। बैंकिंग में बायर बदलना सबसे सेंसिटिव ट्रांजिशन होता है। क्यों? क्योंकि बैंक में सिर्फ एसेट्स नहीं होते, बैंक में डिपॉजिटर्स का भरोसा भी होता है। पेमेंट सिस्टम होता है, ब्रांचेज होती हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, रेगुलेटरी सुपरविजन होता है। इसलिए RBI हर बायर को देखता है, फिट एंड प्रॉपर कौन है, मनी का सोर्स क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या नहीं, इंडियन बैंकिंग समझता है या नहीं, प्रमोटर स्ट्रक्चर साफ है या नहीं, फॉरेन ओनरशिप रूल मीट होंगे या नहीं। इसके अलावा IDBI में लेगेसी इशू थे, पेंशन और ग्रेचुटी लाइबिलिटीज, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस, LIC प्रमोटर स्टेटस, पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट, ब्रांड आइडेंटिटी, पॉसिबल मर्जर क्वेश्चंस। इसलिए डील 2022 से 2026 तक खींची। ये सिर्फ प्राइस नेगोशिएशन नहीं था, ये ट्रस्ट नेगोशिएशन था। गवर्नमेंट पूछ रही थी क्या बायर भरोसेमंद है, बायर पूछ रहा था क्या बैलेंस शीट सच में क्लीन है, रेगुलेटर पूछ रहा था क्या बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहेगा, मार्केट पूछ रहा था डील कब होगी। यही IDBI डिसइन्वेस्टमेंट की असली इनसाइड स्टोरी है। अब ब्रोकरेज हाउसेज और स्ट्रीट क्या पढ़ रहे हैं? कई ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि डील अनाउंसमेंट के बाद और मजबूत होगा बैंक, लेकिन स्ट्रीट इस डील को 5 सवालों में पड़ेगा। पहला, क्या डील फाइनल क्लोज होगी? रिपोर्ट से मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन अभी रेगुलेटरी अप्रूवल, RBI फिट एंड प्रॉपर, CCI, ओपन ऑफर और शेयर परचेज एग्रीमेंट जैसे स्टेप्स बाकी हैं। स्ट्रीट तब तक फुल री रेटिंग नहीं देगा जब तक ट्रांजिशन ऑफिशियली क्लोज नहीं होता। दूसरा सवाल, क्या 81 रुपए का प्राइस फ्लोर प्राइस बनेगा या सीलिंग बनेगा? अगर रिपोर्टेड एक्विजिशन प्राइस 81 रुपए है और मार्केट प्राइस उससे ऊपर ट्रेड करता है तो इन्वेस्टर पूछेंगे क्या ओपन ऑफर प्रीमियम आएगा, क्या मार्केट फेयरफैक्स के बाद ग्रोथ री रेटिंग देगा, या डील प्राइस वैल्यूएशन कैप बन जाएगा। यह स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नियर टर्म क्वेश्चन होगा। तीसरा सवाल, IDBI को फेयरफैक्स कितना बदल सकता है? ब्रोकरेज देखेंगी लोन ग्रोथ, रिटेल मिक्स, कासा स्टेबिलिटी, ब्रांच प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, डिजिटल अपग्रेड मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट्स, CSB की सिनर्जी, कैपिटल का डिप्लॉयमेंट। IDBI के पास कैपिटल है, अब चैलेंज दरअसल कैपिटल को लगाना है। चौथा सवाल, क्लीन बैलेंस शीट टिकेगी? नेट NPA 0.16% बहुत अच्छा दिखता है, प्रोविजन कवरेज स्ट्रांग है, लेकिन ग्रोथ बढ़ी तो रिस्क भी बढ़ेगा। स्ट्रीट देखेगा कि क्या नया मैनेजमेंट सेफ लैंडिंग करता है या एग्रेसिव ग्रोथ में फिर एसेट क्वालिटी का रिस्क उठाता है। पांचवा सवाल, क्या ये PSU बैंक प्राइवेटाइजेशन टेम्पलेट बनेगा? अगर IDBI डील स्मूथली क्लोज हो जाती है तो ब्रोकरेज हाउस ब्रॉडर PSV स्पेस में भी प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन के तौर पर चर्चा शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। IDBI ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में था, LIC मेजॉरिटी ओनर थी, सरकार स्टेक 51% से नीचे था, बैलेंस शीट क्लीन अप थी। हर PSU IDBI जैसा नहीं है, इसलिए IDBI टेम्पलेट है, लेकिन कॉपी पेस्ट मॉडल काम नहीं करेगा। शेयर होल्डर्स के लिए क्या बदलता है? IDBI शेयर होल्डर्स के लिए ये 3 चीज़ें बदलती हैं। पहली, इवेंट रिस्क घटता है। मार्च 2026 में जब बिड्स कमज़ोर बताई गई थी, स्टॉक को झटका लगा था। अब रिवाइज्ड बिड और फेयरफैक्स मोमेंटम से इवेंट रिस्क कम हुआ है, लेकिन इवेंट खत्म नहीं हुआ। डील साइन, अप्रूवल और ओपन ऑफर अभी बाकी है। दूसरा, वैल्यूएशन अब फंडामेंटल से ज़्यादा ओनर पर निर्भर करेगा। IDBI अब सिर्फ बैंकिंग स्टॉक नहीं है, ये ओनरशिप चेंज स्टॉक है। अगर फेयरफैक्स एग्रेसिव बट डिसिप्लिन ग्रोथ दिखाता है तो रीरेटिंग पॉसिबल है। अगर डील डिले हुई, अप्रूवल अटके या ओपन ऑफर डिसअपॉइंटिंग रहा तो डिसअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है। तीसरा, मार्केट अब नेक्स्ट मैनेजमेंट प्लान पूछेगा। शेयर होल्डर अब सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं देखेंगे, वे पूछेंगे नया CEO कौन है, नया बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है, CSB का क्या होगा, टेक्नोलॉजी स्पेंड कितना है, लोन ग्रोथ टारगेट क्या है, डिपॉजिट स्ट्रेटजी क्या है, ब्रांच रैशनलाइजेशन कैसे होगा या एक्सपेंशन होगा।
ROA और ROE गाइडेंस क्या है, क्योंकि ओनरशिप चेंज के बाद असली वैल्यू एग्जीक्यूशन से बनती है। डील हेडलाइन एक दिन चलती है, एग्जीक्यूशन कई साल चलता है। डिपॉजिटर्स को क्या डरना चाहिए? कॉमन डिपॉजिटर का सवाल सीधा है, अगर IDBI प्राइवेट हाथ में जाएगा तो हमारे पैसे का क्या? आंसर साफ है, डिपॉजिट्स बैंक के पास रहते हैं, बैंक RBI रेगुलेटेड रहता है, ओनरशिप चेंज से डिपॉजिट लायबिलिटी गायब नहीं होती। डिपॉजिटर प्रोटेक्शन रूल वही रहते हैं, बैंक के ऑपरेशन अचानक नहीं बदलते, लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर एक्सपीरियंस बदल सकता है। प्राइवेट ओनर आने से फोकस बढ़ सकता है डिजिटल बैंकिंग पर, ब्रांच प्रोडक्टिविटी पर, फी इनकम पर, रिटेल लैंडिंग पर, क्रॉस सेल पर, कॉस्ट कंट्रोल पर, कस्टमर को बेटर सर्विस मिल सकती है, लेकिन चार्जेस, प्रोडक्ट पुश और सेल्स कल्चर में बदलाव दिख सकता है। डिपॉजिटर्स के लिए डरने की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन बदलाव की तैयारी जरूर है। एम्प्लॉय का एंगल भी इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन से बाहर की बड़ी बात, IDBI डिसइन्वेस्टमेंट में एम्प्लॉय सबसे बड़ा साइलेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि बैंक में ओनरशिप चेंज का असर एम्प्लॉय पर आता है। नया ओनर प्रोडक्टिविटी देखेगा, ब्रांच नेटवर्क देखेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेगा, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन देखेगा, लेगेसी बेनिफिट और लायबिलिटीज देखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत जॉब कट होंगे, लेकिन कल्चर बदल सकता है। गवर्नमेंट स्टाइल कंफर्ट में प्राइवेट स्टाइल आएगा तो परफॉर्मेंस कल्चर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बैंकिंग में ओनरशिप चेंज सिर्फ शेयर होल्डर इवेंट नहीं होता, ये एम्प्लॉय के लिए भी एक इवेंट होता है। अब इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्या सिग्नल है, ये और समझ लीजिए। IDBI डील्स इंडिया के लिए 4 बड़े सिग्नल देती है। पहला, इंडिया बैंकिंग सेक्टर पर फॉरेन इंटरेस्ट मजबूत है। एमिरेट्स NBD ने RBL बैंक में इंटरेस्ट दिखाया था। MUFG ने श्रीराम फाइनेंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। फेयरफैक्स IDBI के लिए आगे आया। ग्लोबल कैपिटल इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में लॉन्ग टर्म बेट लगा रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट एसेट सेल्स मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। एयर इंडिया के बाद IDBI एक और बड़ा केस हो सकता है जहां गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़ती है। अगर ये डील सक्सेसफुल रही तो एसेट मोनेटाइजेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा सिग्नल, क्लीन अप के बाद सेल बेहतर होगी। IDBI को 2018 की हालत में बेचना मुश्किल था। बेड लोन साफ हुए, कैपिटल मजबूत हुई, प्रॉफिट आया, नया बायर आया। लेसन साफ है, पहले बैलेंस शीट साफ करो, फिर बायर खोजो। चौथा सिग्नल, बैंकिंग रिफॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस स्टेज पर हैं। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, ये वैल्यूएशन, रेगुलेशन, लायबिलिटी और एग्जीक्यूशन का प्रैक्टिकल पजल है। IDBI उस पजल का टेस्ट केस है। जो हेडलाइन में नहीं दिखता वो बात यह है कि फेयरफैक्स सिर्फ बैंक नहीं खरीद रहा, फेयरफैक्स इंडिया में एक लार्जर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बना सकता है। CSB प्लस IDBI प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोजर। दूसरी बात यह है कि डील प्राइस मार्केट प्राइस से थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि बायर कंट्रोल ले रहा है लेकिन लायबिलिटीज भी ले रहा है। कंट्रोल प्रीमियम और लेगेसी डिस्काउंट दोनों एक साथ लगते हैं। तीसरी हिडन बात यह है कि IDBI की बैलेंस शीट क्लीन दिख रही है, लेकिन ग्रोथ रीसेट करना आसान नहीं होगा। बेड लोन घटाना एक काम है, न्यू हाई क्वालिटी लोन देना दूसरा काम है। चौथी बात, कैपिटल बहुत है पर कैपिटल आइडल नहीं रह सकती। CAR 26% से ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि कैपिटल शेयर होल्डर रिटर्न में कैसे बदलती है। पांचवी बात, IDBI डील बाकी PSU के लिए हेडलाइन बनाएगी, लेकिन हर बैंक सेल रेडी नहीं है। IDBI अलग केस है, ऑलरेडी प्राइवेट कैटेगरी में है, LIC मेजोरिटी थी, क्लीन बैलेंस शीट, हाई कैपिटल, मैनेजेबल साइज, क्लियर बायर इंटरेस्ट। इसे सारे PSU बैंक्स पर सीधे लागू करना गलत होगा। अब आगे क्या क्या देखना है? पहला, फ्यूचर ट्रिगर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। दूसरा, लेटर ऑफ इंटेंट। फिर शेयर परचेज एग्रीमेंट, RBI का फिट एंड प्रॉपर क्लियरेंस। पांचवा, CCI का अप्रूवल। छठा, ओपन ऑफर डिटेल। सातवां, फेयरफैक्स CSB स्ट्रक्चर पर क्लैरिटी। आठवां, मैनेजमेंट का ट्रांजिशन। नवा, ग्रोथ स्ट्रेटजी। 10वां, LIC और गवर्नमेंट का रेसिडुअल स्टेक का ट्रीटमेंट। मार्केट इसी चेकलिस्ट पर IDBI को जज करेगा। जब तक डील क्लोज नहीं होती, स्टॉक इवेंट ड्रिवन रहेगा। डील क्लोज होने के बाद स्टॉक एग्जीक्यूशन ड्रिवन हो जाएगा। ये बड़ा डिफरेंस है। इवेंट में प्राइस चलता है, एग्जीक्यूशन में वैल्यू बनती है। तो फाइनल क्लियर कट बात यह है कि IDBI बैंक डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री की बड़ी घटना है। कभी ये इंस्टीट्यूशन इंडिया की इंडस्ट्री को पैसा देता था, फिर खुद बेड लोन में डूब गया, फिर LIC ने बचाया, फिर बैलेंस शीट साफ हुई, फिर गवर्नमेंट ने एग्जिट प्लान बनाया, फिर बायर आए, वैल्यूएशन पर डील अटकी। अब फेयरफैक्स के रिवाइज्ड ऑफर के बाद डील फिर जिंदा हो गई। 53,000 करोड़ रुपए का संभावित डील साइज है। सिर्फ ये नंबर नहीं है, ये 3 चीजों का सिग्नल है। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की बैंकिंग स्टोरी पर पैसा लगाने को तैयार है। दूसरा, गवर्नमेंट अब सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बोल नहीं रही, कंट्रोल सेल भी कर रही है। तीसरा, अगर बैलेंस शीट क्लीन हो, कैपिटल स्ट्रांग हो, एसेट क्वालिटी सुधर जाए, तो कभी ट्रबल्ड बैंक भी स्ट्रेटेजिक बायर को अट्रैक्ट
कर सकता है। आईडीबीआई की कहानी यही बताती है। 2018 में ग्रॉस एनपीए करीब 28% था, 2026 में ग्रॉस एनपीए सिर्फ 2.3% है। 2026 में प्रॉफिट 9,500 करोड़ से ऊपर है। ये सिर्फ ओनरशिप चेंज नहीं, ये टर्न अराउंड की मोनेटाइजेशन है। लेकिन सावधानी भी उतनी ज़रूरी है। डील अभी ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हुई, अप्रूवल बाकी है, ओपन ऑफर बाकी है, सीएसबी आईडीबीआई का स्ट्रक्चर बनना बाकी है, यहाँ जवाब आने बाकी हैं, मैनेजमेंट प्लान बाकी है, एग्जीक्यूशन बाकी है। लेकिन क्लियर कट डिटेल यही है कि आईडीबीआई बैंक में असली कहानी सेल की नहीं, सेल तक पहुंचने की है। एक इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट फाइनेंस से बैंक बना, बैंक से क्राइसिस बना, क्राइसिस से रेस्क्यू बना, रेस्क्यू से टर्न अराउंड बना और टर्न अराउंड से डिसइन्वेस्टमेंट बन गया। आखिरी सवाल कि फेयरफैक्स के सामने है, क्या वह आईडीबीआई को सिर्फ खरीदता है या उसे नया प्राइवेट बैंकिंग इंजन बनाता है? क्योंकि डील से ओनरशिप बदलती है, वैल्यू मैनेजमेंट बदलता है। यही आईडीबीआई डिसइन्वेस्टमेंट की असली क्लियर कट स्टोरी है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।